ठीक है, so we start our plant cell. Do you know about the cell? कुछ पता है आपको सेल के बारे में? Yes, yes, ma'am. बताइए. Cell is a clearly definition नहीं दे पाऊंगा मैम मैं. Cell is the smallest unit of our living organism. कोई भी living organism है, like plant है, like animal है, like कोई आपका ह्यूमन बीइंग है, इन सब में सेल जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है. उसी से आपके बॉडी के सारे ऑर्गन्स बनते हैं. सबसे पहले सेल होता है. सेल जब जुड़ते हैं तो वो टिश्यू बनाते हैं. टिश्यू जब जुड़ते हैं तो वो ऑर्गन बनाते हैं. ऑर्गन जब जुड़ते हैं तो वो ऑर्गन सिस्टम बनाता है. इस तरीके से पूरी अपनी ह्यूमन बॉडी तैयार होती है थ्रू द सेल. ठीक है, तो हमने एनिमल सेल ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में. एंड आपको पता तो नहीं है, बट हम आज पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाएगा, क्योंकि काफी सारी चीजें एनिमल सेल और प्लांट सेल में सेम होती हैं. ठीक है, सो Yes, ma'am. एक सेकेंड. सो सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन है कि सेल जो है वो क्या होता है और उसे किसने इंट्रोड्यूस किया है, किसने डिस्कवर किया है. तो सबसे पहले सेल जो है वो रॉबर्ट हुक के द्वारा डिस्कवर्ड किया गया है. रॉबर्ट हुक इज द साइंटिस्ट विच डिस्कवर्ड द सेल इन 1665. ओके, ये आपको ध्यान रखना है. मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू में बनते हैं. ठीक है, आपको ध्यान रखना है. Yes. तो सेल्स जो है वो रॉबर्ट हुक के द्वारा बनाया डिस्कवर किया गया है 1665 में. सेल जो है वो एक लैटिन टर्म से मिलके बना हुआ है. एक लैटिन टर्म के द्वारा वो बनाया गया है, जिसका मीन होता है सेल्ला. और सेला का मीन्स होता है आपका स्मॉल रूम. तो हमने अभी बताया कि आपको किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो सेल होता है वो स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट प्रोड्यूस करता है, या फंक्शनल मतलब फंक्शनल यूनिट होता है आपकी बॉडी का सबसे स्मॉल. तो इसलिए हम उसको स्मॉल स्ट्रक्चरल यूनिट के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये सेल्ला के नाम से आया है. सेल्ला इज द लैटिन टर्म जिससे अपने पास आया है सेल, और जिसका मीनिंग होता है स्मॉल रूम. ठीक है, तो ये बेसिकली स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट होती है अपने पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो. तो यहाँ पे मेंशन है सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लाइफ. ओके, आपकी जो लाइफ स्टार्ट होती है, मतलब जब न्यू बोर्न बेबी मदर्स के वोम में जब स्टार्ट करता है तो वो स्टार्टिंग सेल से ही होती है. सबसे पहले जो सेल्स होते हैं वो डेवलप होना स्टार्ट होते हैं, और वो जब कंबाइन होते हैं तो उसके बाद एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है. ठीक है, तो सेल्स बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं. लाइक अगर हम बात करें हमारे घर की, अगर हमारा घर जो बना हुआ है उसमें सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगी? ईंट. एक एक ईंट बन के पूरा आपका घर बना है, तो सबसे स्मॉलेस्ट क्या यूनिट क्या होगी? आपकी ब्रिक्स. आपकी ब्रिक्स जो है स्मॉलेस्ट यूनिट हो गई आपके घर की. सबसे पहले ब्रिक्स होंगी सिंगल सिंगल, फिर वो सिंगल सिंगल ज्वाइन होके आपका पूरा वॉल बनेगा एक. ठीक है, फिर वो सारी वॉल मिलके एक रूम बनेगा, और फिर सारे रूम मिलके एक घर बनेगा. तो उसमें ईंट क्या हो गया? एक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द होम हो गया. उसी तरीके से सेल जो है वो आपका बिल्डिंग ब्लॉक होता है लाइफ का. ठीक है, उसके बाद जो सेल की स्टडी की जाती है उसको हम बोलते हैं सेल बायोलॉजी और सेलुलर बायोलॉजी और साइटोलॉजी. These are the terms which are used for the study of cells: cytology, cellular biology, or the cell biology. Okay, so these all about the cell. This is the introduction part of the cell. Ki what do you mean by cell? Now we discuss about the plant cell. Okay, अब यहाँ आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है. इट इज द प्लांट सेल स्ट्रक्चर. आप यहाँ देखेंगे तो आप यहाँ देखो तो आपको दिखाई दे रहा है सबसे बाहर जो आपको मेम्ब्रेन नजर आ रही है. एक सेकेंड. सबसे बाहर जो आपको मेम्ब्रेन नजर आ रही है, इट इज नोन एज, सबसे बाहर वाली जो देखना वो क्या है? आपकी सेल वॉल. ये आपको नजर आ रहा है सबसे बाहर वाला जो स्ट्रक्चर है, इट इज नोन एज सेल वॉल. उसके जो अंदर का स्ट्रक्चर, इट इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन. तो यहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट होता है, बट इन द एनिमल सेल सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता. इट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द प्लांट सेल एंड द एनिमल सेल, कि प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट
नहीं होता है। यह आपको ध्यान रखना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि एनिमल सेल और प्लांट सेल्स में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो इसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद आता है इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन, जो कि आपके एनिमल सेल के अंदर भी प्रेजेंट होती है। उसके बाद आपके आता है अंदर साइटोप्लाज्म, जो कि एनिमल सेल के अंदर भी होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर आता है आपका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस एनिमल सेल के अंदर भी होता है। न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोलस, इसके अंदर डीएनए मटेरियल वगैरह कैरी करता है, ठीक है। और इसके बाहर आप ये जो देख रहे हैं, इट इज नोन एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसके बाहर जो आप देख रहे हो, इट इज नोन एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये आपका है गोल्जी एपरेटस, ये आपका है माइटोकॉन्ड्रिया, दिस वन इज द क्लोरोप्लास्ट, और ये जो सबसे बड़ा सा आपको नजर आ रहा है, इट इज नोन एज वैक्यूल्स। और एनिमल सेल में ये वैक्यूल जो होता है ये काफी छोटा होता है, एंड इन द प्लांट सेल इट इज प्रेजेंट इन वेरी लार्ज स्ट्रक्चर, काफी बड़ा इसमें प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में। ये मेन डिफरेंस, दो तीन चीजें मेन डिफरेंसेस में आप याद रखिएगा एनिमल सेल और प्लांट सेल में। पहली चीज है कि इसमें सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। प्लांट सेल में वैक्यूल्स जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, एनिमल सेल में वैक्यूल्स छोटा सा होता है, ओके। एंड थर्ड चीज है प्लास्टिड्स, एनिमल सॉरी प्लांट सेल में प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में प्लास्टिड प्रेजेंट नहीं होते हैं, ओके। तो अभी हम वन बाय वन इन सबको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो दीज आर द पर्टिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट सेल, जिसके अंदर जो सबसे मेन पार्ट है वो आपका है सेल वॉल, जो कि इस पूरे स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करता है और प्लांट सेल को एक पर्टिकुलर शेप प्रोवाइड करता है बेसिकली, ठीक है। आप एनिमल सेल में देखेंगे तो ऐसा कोई शेप नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। और जहाँ सेल वॉल प्रेजेंट है तो वो क्या कर रही है, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को मेंटेन करने का काम कर रही है। तो अभी मैं वन बाय वन आपको पूरा डिस्कस करूंगी। आप अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आपके जो सेल हैं प्लांट सेल, उन्हें कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो पहला है आपका सेल वॉल, दूसरा है आपका सेल मेम्ब्रेन, और तीसरा है आपका साइटोप्लाज्म, और चौथा है आपका न्यूक्लियस, ठीक है। तो सेल वॉल हमको पढ़ना है, सेल मेम्ब्रेन हमको पढ़ना है। अब हम बात करें साइटोप्लाज्म की, तो साइटोप्लाज्म मतलब अंदर का पूरा जो स्ट्रक्चर होता है, इट इज नोन एज साइटोप्लाज्म, ठीक है। लाइक अभी हमने देखा था हमारे जो प्लांट सेल में, उसमें जो अंदर का जितना भी पार्ट था, इट इज नोन एज साइटोप्लाज्म। तो जिसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं, वन इज साइटोसोल एंड वन इज ऑर्गेनल्स। तो साइटोसोल का मीनिंग होता है इट इज अ gel like structure या fluid like structure which are present in प्लांट सेल। अंदर वाले पार्ट में ये प्रेजेंट होता है, फ्लूइड लाइक या जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है। और उसके अंदर कुछ ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक जो अपन ने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, प्लास्टिड्स, लाइसोप्लाज्म सॉरी लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दीज आर नोन एज द ऑर्गेनल्स, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है वन बाय वन, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म में दो चीजें आएंगी, वन इज साइटोसोल एंड वन इज ऑर्गेनल्स, ओके। जस्ट अ मिनट। अब आता है आपका सबसे पहला आता है सेल वॉल। अच्छा ये बताइए अभी तक का क्लियर है, समझ में आया? अमन? यस मैम, क्लियर। ओके ओके, अब म्यूट कर लो। नाउ वी स्टार्ट द सेल वॉल, कि व्हाट डू यू मीन बाय सेल वॉल, और उसके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं और उसका क्या क्या फंक्शंस होता है, ये हम लोगों को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले आता है आपका द सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट सेल। अभी हमने आपको ऑलरेडी बताया कि जब प्लांट सेल हम ड्रॉ करते हैं तो उसमें सबसे बाहर वाला पार्ट होता है आपका सेल वॉल, ठीक है। और इसके जस्ट अंदर प्रेजेंट होती है सेल मेम्ब्रेन। तो हम ये बोल सकते हैं इट इज प्रेजेंट आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन एंड इट्स टफ, फ्लेक्सिबल एंड समटाइम रिजिड। ये फ्लेक्सिबल होता है और रिजिड होता है, और रिजिड होने की वजह से क्या होता है, ये आपके प्लांट सेल को पर्टिकुलर एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, ओके।
एंड इसके अंदर जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं स्पेशली इन द सेल वॉल, उसके अंदर सेलुलोज प्रेजेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं लाइक हेमी सेलुलोज, लिग्निन एंड पेक्टिन. दीज आर प्रेजेंट इन द सेल वॉल. दिस इज द कंपोनेंट्स ऑफ द सेल वॉल लाइक सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, लिग्निन एंड पेक्टिन. ठीक है. और इसका जो मेन फंक्शंस है वो आपको पता होना चाहिए कि सेल वॉल का क्या फंक्शन है इन द प्लांट सेल, क्यों जरूरी है. तो पहली चीज आती है प्रोटेक्टिंग द सेल अगेंस्ट फिजिकल डैमेज एंड इनवेडिंग पैथोजेंस. कोई भी फिजिकल डैमेज ना हो, या कोई उसके ऊपर कोई बैक्टीरिया, मतलब कोई क्या बोलेंगे, फॉरेन मटेरियल जो है वो आगे अटैक ना करे. तो उसको उससे बचाने के लिए सेल वॉल जो होता है एक तरीके से यूज किया जाता है, एक तरीके से फंक्शनिंग होती है उसकी. ठीक है. सेकेंड आता है रेगुलेट्स एंड कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ सेल ग्रोथ. सेल की जो पर्टिकुलरली ग्रोथ हो रही है वो किस वे में होनी चाहिए, किस तरीके से होनी चाहिए, उसको कंट्रोल करता है. ठीक है. मतलब ऐसा नहीं है कि अपने हिसाब से सेल बहुत ज्यादा ग्रो करता जा रहा है तो उसके बाहर एक लेयर बन जाती है तो वो जो भी ग्रो होगा उस लेयर के अंदर ही ग्रो करेगा. ठीक है. साथ ही साथ स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है एंड शेप प्रोवाइड करता है. सबसे मेन चीज है कि जो सेल वॉल है वो रिजिड स्ट्रक्चर होता है जो कि प्लांट सेल को शेप प्रोवाइड करता है. तो सेल वॉल इज मेनली यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग द शेप टू द सेल. ओके. मेंटेन करके रखता है सेल के शेप को. साथ ही साथ हमको इसको इसे हम स्टोरेज यूनिट की तरह भी एक्ट करते हैं क्योंकि यहाँ पे अपन कार्बोहाइड्रेट को स्टोर कर सकते हैं. क्योंकि आपने अभी देखा कि इसके अंदर जो मेनली चीज प्रेजेंट होती है वो होती है कार्बोहाइड्रेट्स लाइक एमीसेल्यूलोज, लिग्निन एंड पैक्टिन. तो ये नॉर्मली जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इनको स्टोर करने का काम करता है. ठीक है. और इट अलाउज एंट्री ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स थ्रू इट फ्रीली. एंड एक तरीके से लाइक जैसे सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो एक तरीके से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करती है कि जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं उन्हें बाहर रोकती है, जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं उन्हें एंट्री लेने देती है. उसी तरीके से सेल वॉल जो है यहाँ पे एक्ट करती है. ठीक है. तो दिस ऑल अबाउट द सेल वॉल. दिस इज ओनली द पार्ट ऑफ द प्लांट सेल, इट नॉट कम्स अंडर द एनिमल सेल. ओके. ध्यान रखिएगा इस बात का. नेक्स्ट आता है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं. ओके. ये बेसिकली एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करती है. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर लाइक ये आपकी लेयर है, तो इसमें से हर चीज जो है वो इसके इस पार नहीं जा सकती. मतलब एक पार से दूसरे पार हर चीज नहीं जाएगी. जो अंदर वाले सेल को रिक्वायर्ड है, जो सेल के अंदर जरूरी चीजें हैं उनके लिए वो अंदर जाएगी, और जो सेल के लिए रिक्वायर्ड नहीं है उसे वो यहाँ पे रोक देगी, एज ए बैरियर एक्ट करेगी, हर चीज को अंदर एंटर नहीं होने देगी. तो उसको हम बोलते हैं बेसिकली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. मींस कि जो रिक्वायरमेंट है वो एंटर करे, जो रिक्वायरमेंट नहीं है वो बाहर ही रह जाए. तो ये थिन बैरियर होता है विच सेपरेट्स द इंटरनल कंपोनेंट ऑफ अ सेल फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल. लाइक एग्जांपल के तौर पे आपके ऊपर स्किन होती है बॉडी के ऊपर. अब स्किन का क्या They are काम है only मेन? in the हाँ. plant, only और- plant cell, ma'am. जी आवाज नहीं आ रही आपकी. ये प्लांट सेल क्या बोला ये बस आपने? प्लांट सेल में होता है, मैम. नहीं, सेल मेम्ब्रेन दोनों में होता है, एनिमल सेल में भी ये होता बस है. प्लांट सेल में होता है. नहीं नहीं, एनिमल सेल में भी होता है सेल मेम्ब्रेन. ओके मैम. Cell wall is only present in the plant cell, but cell membrane is present in both type of cells. ठीक है. यस. तो इसको जो जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया उनका नाम है S.J. सिंगर एंड G.L. निकोलसन, जिसने एक सेल मेम्ब्रेन का मॉडल दिया था जिसका नाम था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. ठीक है. जो 1972 में आपको दिया गया था. साइंटिस्ट के नाम है S.J. सिंगर एंड G.L. निकोलसन, जिन्होंने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था इन 1972. ठीक है. ये मॉडल जो है वो डिस्क्राइब करता है सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को, कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके स्ट्रक्चर क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं, वो सब इसके अंदर डिफाइन किया गया है. लाइक ये आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे नजर आ रहा होगा.
दिस इज द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फुल स्ट्रक्चर, जिसके अंदर आपके दो मतलब फॉस्फोलिपिड बाय लेयर प्रेजेंट होती हैं, दो फॉस्फोलिपिड की लेयर प्रेजेंट होती हैं आपके पास। तो यहाँ पे जो हेड होता है वो आपका हाइड्रोफोबिक होता है, सॉरी हाइड्रोफिलिक होता है। एंड व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोफिलिक? वाटर लविंग। जो वाटर सॉल्यूबल होते हैं उनको हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक, ठीक है, जो वाटर में इजीली सॉल्यूबल हो जाते हैं। और जो इसकी टेल होती है, मतलब ये वाला जो टेल वाला पोर्शन होता है, इट इज नोन एज हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मींस जो वाटर इनसॉल्यूबल होते हैं। तो आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो फोस्फोलिपिड बाय लेयर होती है, दो लेयर होती है उसमें लिपिड्स की। और उसके अंदर एक टेल पार्ट होता है, एक हेड पार्ट होता है। जो हेड पार्ट होता है उसको हम हाइड्रोफिलिक हेड पार्ट बोल, मतलब हाइड्रोफिलिक होता है। और जो टेल पार्ट होता है वो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, ठीक है। और आप इसे देखोगे एक्सटर्नल, बाहर जब आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ चेन बनी हुई है, लाइक कार्बोहाइड्रेट चेन, ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन चेन, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और ये इसका इंटरनल सरफेस मेम्ब्रेन होता है, ये आपका आउटर सरफेस मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। तो दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। एक सेकेंड रुको, पारितोष आ रहा है। अब आता है आपके जितने भी ये जो मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो जो कंपोनेंट्स थे, उन कंपोनेंट का पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मेंशन्ड है कि कंपोनेंट कौन कौन से हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है एंड उनका फंक्शंस क्या क्या है। तो वो ऑलरेडी मैं एचएपी में पढ़ा चुकी हूँ, बट आपको मैं, आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो आपको मैं बता देती हूँ ताकि आपका एनिमल सेल भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा कंपोनेंट आता है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। कंपोनेंट इज द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। अभी हमने देखा है कि इसके अंदर दो लेयर होती हैं फॉस्फोलिपिड्स की। हर फॉस्फोलिपिड में एक पोलर हाइड, मतलब एक हेड होता है जो वाटर सोल्यूबल होता है, और एक टेल होती है जो कि हाइड्रोफोबिक होती है, विच इज नोन एज वाटर इनसॉल्यूबल, ठीक है। और ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करती है, जो हर किसी मटेरियल को अंदर एंटर नहीं होने देती है, और एक्स्ट्रा और इंट्रा सेलुलर जो इन्वायरमेंट होती हैं उनको एक दूसरे से प्रोटेक्ट करके रखती हैं। ऐसा नहीं है कि बाहर की चीजें आराम से अंदर जा रही है, अंदर की चीजें बाहर आ रही हैं। जो रिक्वायर्ड है वही अंदर जाएगा, हर चीज अंदर एंटर नहीं करेगी, ठीक है। फिर आता है आपका मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। तो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स में आता है दीज आर द प्रोटीन्स फाउंड स्पैनिंग द मेम्ब्रेन फ्रॉम इनसाइड ऑफ द सेल टू द आउटसाइड ऑफ द सेल। ये जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, मतलब कि मेम्ब्रेन मतलब ऊपर की साइड में जो प्रोटीन्स अवेलेबल होंगे, इट इज नोन एज मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, ठीक है। और ये कैरियर प्रोटीन की तरह एक्ट करते हैं, जो कि पर्टिकुलर किसी भी स्पेसिफिक आयंस को ही ट्रांसफर कर पाते हैं। मतलब क्या करेंगे, प्रोटीन एक कैरियर की तरह एक्ट करेगा, जिस आयन को अंदर आना है वो उस पर्टिकुलर प्रोटीन से अटैच करेगा एंड देन गोज इनटू द सेल। ये आप, मैंने एचएपी वाला जो गूगल क्लासरूम है उसमें मैंने एक पीपीटी डाली है, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, आप उसको पढ़ लेना, बिकॉज वो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, ठीक है। और फिर आता है आपका ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो ग्लाइकोप्रोटीन्स में होता है शॉर्ट कार्बोहाइड्रेट चेन। अपन ने देखा अभी जो ग्लाइकोप्रोटीन्स वाला पार्ट था उसमें कार्बोहाइड्रेट चेन अटैच्ड होती है, ठीक है। बाहर की साइड में, मेम्ब्रेन की बाहर की साइड में कार्बोहाइड्रेट चेन अटैच्ड होती है। और इस टाइप का जो प्रोटीन्स होते हैं वो सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन में हेल्प करते हैं। मतलब एक सेल दूसरे सेल से कनेक्ट होके अपनी जो इंफॉर्मेशन होता है वो एक सेल दूसरे सेल को ट्रांसफर करता है, उसको हम बोलते हैं Taru and Paritosh, please leave my class and goes into the remedial mathematics class. Okay, ma'am. उसके बाद आपका आता है ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोलिपिड्स बेसिकली इट्स अ कार्बोहाइड्रेट चेन जो कि फॉस्फोलिपिड से अटैच्ड होती है ऑन द आउटर साइड सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन। जो बाहर की साइड में आपकी सरफेस है वहां पे आपके कार्बोहाइड्रेट चेन अटैच्ड होते हैं ग्लाइकोलिपिड्स में, और इनका भी काम होता है सेल टू सेल अटैचमेंट, मतलब सेल और सेल को आपस में जोड़ने का काम करती है, जिससे कि टिश्यूज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है।
उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट स्लाइड आती है आपकी नेक्स्ट स्लाइड है आपकी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में क्या पढ़ रहे हैं, साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच का जो मटेरियल होता है या जो भी चीज होती है, जो भी सेलुलर कंटेंट्स होते हैं, वो सारी चीजें कहलाती हैं साइटोप्लाज्म। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सेल मेम्ब्रेन है और जो न्यूक्लियस है उसके बीच में जो जो चीजें प्रेजेंट हैं वो सारी की सारी कहलाती हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि वन इज साइटोसोल। साइटोसोल का मीनिंग होता है इट इज अ लिक्विड विच इज फाउंड इनसाइड द सेल। ये बेसिकली वाटर बेस्ड सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर सारे ऑर्गेनल्स, प्रोटीन्स और जितने भी सेल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं वो सारे के सारे फ्लोट करते होते हैं। तो साइटोसोल बेसिकली एक लाइक इन द नॉर्मल फॉर्म अपने स्किन में, लाइक स्किन के अंदर अगर अपन चाहेंगे तो उसमें ब्लड प्रेजेंट होता है जिसके अंदर सारे सेल्स फ्लोट करते रहते हैं। उसी तरीके से साइटोप्लाज्म है जिसके अंदर सारे सेल्स जो होते हैं वो फ्लोट करते होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका ऑर्गेनल्स। ऑर्गेनल्स मींस कि ये पर्टिकुलर एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होते हैं जो कि जिनका एक कैरेक्टरिस्टिक अपीयरेंस होता है और ग्रोथ, मेंटेनेंस और रिपेयर और कंट्रोल में इनकी हेल्प ली जाती है। तो बेसिकली जो डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनल्स हैं वो डिपेंड करता है कि उनका फंक्शंस क्या क्या है। तो अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस उन्हें क्लासिफाई किया गया है अलग अलग पार्ट्स में, ठीक है। अमन, आर यू देयर? अमन राज, आप कहाँ हो? आवाज नहीं आ रही आपकी। नेटवर्क आ रहा है आपके यहाँ? राइट ऑन द चैट बॉक्स प्लीज। सो हम ऑर्गेनल्स डिस्कस कर रहे थे। माय वॉइस इज कमिंग और नॉट? Yes, ma'am. Coming. ओके। तो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं वैक्यूल्स। तो वैक्यूल्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, नॉट इन द एनिमल सेल। एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है बट इन वेरी स्मॉल पार्ट, स्मॉल काफी छोटा सा होता है वैक्यूल्स। लेकिन अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट का ये मेन पार्ट है और प्लांट के अंदर बहुत बड़ी क्वांटिटी में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। अप्रोक्स 30% जो होता है सेल का वॉल्यूम जो होता है वो ये ऑक्यूपाई करता है। मतलब पूरे प्लांट सेल में 30% जो पार्ट कवर होता है वो वैक्यूल से कवर्ड होता है, ठीक है। और इसके अंदर जो मेम्ब्रेन होती है, आपको ये बाहर जो मेम्ब्रेन नजर आ रही है, इट इज नोन एज टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट जो होती है वो एक मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करती है जो पूरे वैक्यूल्स को कवर करके रखती है, ठीक है। और वैक्यूल का मेन फंक्शन क्या होता है? द मेन फंक्शन ऑफ द सेंट्रल वैक्यूल इज स्टोरेज। स्टोरेज के साथ साथ और एक और काम क्या करती है? सस्टेन टर्जिट प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल। सेल वॉल के अगेंस्ट में प्रेशर जनरेट करती है ताकि वो रिजिड ही रहे, वो शेप प्रोवाइड करता रहे। और सबसे मेन काम है स्टोरेज का। किसी भी चीज को स्टोर करने का काम जो होता है, लाइक कुछ भी चीज आपको जो भी रिक्वायरमेंट है एनिमल सॉरी प्लांट सेल के अंदर, तो वो सारी की सारी जो होती है वो वैक्यूल्स के अंदर स्टोर होती हैं, ठीक है। और इसके अंदर प्रेजेंट होता है आपका सेल सेप।
सेल शेप मतलब सेल का जो सेंटर पार्ट होता है, इट इज द सेल शेप, जो कि मिक्सचर होता है आपका सॉल्ट, एंजाइम और अदर सब्सटेंस का। इसके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होंगी, लाइक एनएस मतलब सॉल्ट्स वगैरह सारे आपके, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह प्रेजेंट होंगे, एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे एंड अदर मटेरियल्स इसके अंदर प्रेजेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका plastids. It's a very important part and it's only comes under the plant cell, not in the animal cell. ये आपके सिर्फ प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है और ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होता है डेट हैव देयर ऑन डीएनए। ठीक है, ये एक बेसिकली एक ऑर्गेनल्स है जो कि मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है और इसके पास खुद का डीएनए होता है। अब इसके पास खुद का डीएनए होता है तो क्या करता है, ये अपने जितने भी आ, मतलब फंक्शंस से या फिर ये खुद ही रेप्लिकेट होता रहता है। इसकी फंक्शनिंग होती है रेप्लिकेशन करने की, क्योंकि इसके अंदर खुद का डीएनए प्रेजेंट है। ठीक है, एंड ये क्या काम करता है, स्टोर कर सकता है स्टार्च को, मतलब कार्बोहाइड्रेट वगैरह को स्टार्च कर स्टोर करता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करता है एंड आल्सो यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ मेनी मॉलिक्यूल व्हिच फॉर्म बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द सेल। और काफी सारे मॉलिक्यूल्स के सिंथेसिस में इसको यूज किया जाता है, जो कि सेल के बिल्डिंग ब्लॉक में हेल्प करते हैं, सेल को हेल्प करते हैं ब्लॉक्स बनाने में। ठीक है, कुछ डिफरेंट टाइप्स के आपके प्लास्टिड्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं और उनके फंक्शंस यहाँ पे प्रेजेंट है, लाइक ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट मींस ल्यूको का मतलब होता है वाइट, ओके, प्लास्ट का मतलब होता है पिगमेंट। ध्यान दीजिएगा, ल्यूको मतलब वाइट, प्लास्ट मतलब पिगमेंट, या ल्यूको को हम कलरलेस भी बोल सकते हैं। तो आ, आ, तीन टाइप के प्लास्टिड्स यहाँ पे मेंशन है आपके पास। तो इसके अंदर जो पिगमेंट होता है वो कलरलेस पिगमेंट होता है। इसकी वजह से ये कहाँ पे जरूरी होता है, ये बेसिकली स्टोर करने के लिए किसी चीज को, लाइक प्रोटीन, लिपिड्स और स्टार्च जो प्लांट के अंदर स्टोर रहते हैं। तो ये प्लांट के अंदर इन चीजों को स्टोर करने के लिए नॉर्मली हेल्पफुल होता है ल्यूकोप्लास्ट। और इसको हम नॉन फोटोसिंथेटिक टिश्यू भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये कोई फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये इन सबको स्टोर करने का काम करता है। एंड नेक्स्ट आता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरो मीन्स होता है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल को हम ग्रीन भी बोल सकते हैं एंड प्लास्ट इज द पिगमेंट। तो जिस प्लास्ट में ग्रीन कलर का पिगमेंट पाया जाए उसको हम बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ पे जितने भी क्लोरोप्लास्ट होते हैं उनके अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। और ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि क्लोरोफिल इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। ये आपकी लीव्स में पाया जाता है, लीव्स में ग्रीन कलर होता है और लीव्स ही जो होती हैं वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो जैसे ही सन की रेज वहां आती है, वहां पे जो क्लोरोफिल होता है वो फूड बनाना प्रिपेयर करता है और वो फोटोसिंथेसिस का मतलब प्रोसेस करता है। साथ ही साथ वो क्लोरोफिल लाइट को एब्जॉर्ब करता है सन से और फिर उससे उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ मिलके वो ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। मींस एक तरीके से क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो इट इज अ ग्रीन कलर पिगमेंट, या इट कंटेन्स अ ग्रीन कलर पिगमेंट विच इज हेल्पफुल इन द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। मतलब फूड प्रिपेयर करने में बेसिकली ये हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट आता है आपका क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो का मतलब हेट्रोजीनस होता है बेसिकली। इसमें डिफरेंट टाइप्स के कलर जो होते हैं वो प्लांट को मिलते हैं। लाइक प्लांट के अंदर आपने देखा है फ्रूट्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं जो काफी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं। कुछ ऑरेंज है, कुछ रेड है, कुछ ब्लू है, कुछ पिंक है, येलो है। तो दीज आर द डिफरेंट कलर ऑफ पिगमेंट्स जो कि प्रेजेंट होते हैं और सारे के सारे फ्रूट्स और फ्लावर्स को ये कलर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये जो क्रोमोप्लास्ट होता है वो डिफरेंट कलर के पिगमेंट्स प्रोड्यूस करता है जो कि फ्रूट्स और फ्लावर्स में प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो लीव्स में प्रेजेंट होता है और ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो लीफ और फ्लावर के अलावा लाइक स्टेम हो गया, रूट हो गया, वहां पे प्रेजेंट होता है जहां पे ये स्टोरेज का काम करता है। ठीक है, तो ये आपके सिर्फ प्लांट सेल में आता है, ये एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का आपको ऑलरेडी पता है, माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है एटीपी जनरेशन। एटीपी को जनरेट करता है जिस वजह से हम इसको बोलते हैं
पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली इज अ पावर प्लांट जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करता है, लाइक जैसे हमारी कंट्री प्रोड्यूस करती है पावर प्लांट, जैसे हमारी कंट्री के लिए प्रोड्यूस होता है, उसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है सेल के लिए। पूरी जो सेल है उसको एनर्जी कहाँ से मिलता है? थ्रू द माइटोकॉन्ड्रिया, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया जनरेट्स द एटीपी। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, दे प्रोड्यूसेस द एटीपी, जिसकी वजह से आपको एनर्जी, आपके सेल को एनर्जी मिलती है, ठीक है। अब यहाँ आप देखेंगे इसके स्ट्रक्चर में, तो इसके स्ट्रक्चर में आपको दो तरीके की मेम्ब्रेन नजर आएंगी। बाहर की साइड आप देखिए आउटर मेम्ब्रेन, और ये जो अंदर इस टाइप की टर्निंग में जो मेम्ब्रेन दिख रही है आपको, इट इज नोन एज इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, यहाँ पे जो आपको स्पेस नजर आ रही है वो मेम्ब्रेन के अंदर की जो स्पेस है वो है। और इसके अंदर कुछ फोल्ड्स लाइक प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं बेसिकली क्रिस्टे। आप ये देख रहे हो, ये जो फोल्ड्स हैं, ये इस टाइप के जो फोल्ड्स आपको नजर आ रहे हैं, इट इज नोन एज क्रिस्टे। और ये क्रिस्टे जो होते हैं, इसके अंदर एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो कि एटीपी को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं, ठीक है। आवाज आ रही है अमनराज? यस मैम। और समझ में आ रहा है? यस मैम। ओके। कहीं कोई दिक्कत हो तो आप लास्ट में क्वेरी कर लेना, अदरवाइज आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो, ठीक है। ओके मैम। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया आपका एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर आता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है जो कि प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में, और बेसिकली ये अटैच्ड होता है न्यूक्लियस से। आप देख रहे हो ये न्यूक्लियस है आपका, और न्यूक्लियस से एकदम अटैच्ड है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो बाहर वाली पूरी लेयर नजर आ रही है आपको, इट इज नोन एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये वाली जो लेयर है ये है आपकी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ वाले में क्या होता है, राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं, और ये है आपका स्मूथ वाला, स्मूथ में राइबोसोम्स अटैच्ड नहीं होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, एक होता है रफ, तो रफ वाले में आपके राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं, और सेकंड होता है स्मूथ जिसके अंदर राइबोसोम्स अटैच्ड नहीं होते हैं। तो जो जिसके अंदर राइबोसोम अटैच्ड होते हैं उनका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना। मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके अंदर राइबोसोम्स अटैच्ड हैं, और उसके अंदर राइबोसोम्स अटैच्ड है, तो राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन की सिंथेसिस करना। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है, प्रोटीन की सिंथेसिस करना। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है, फैटी एसिड, फॉस्फोलिपिड और स्टेरॉयडल की सिंथेसिस करना, ठीक है। So this is all about the endoplasmic reticulum. Now the next is the Golgi apparatus. गोल्जी apparatus बेसिकली एक ऑर्गेनल्स होता है जो कि न्यूक्लियस के काफी पास में प्रेजेंट होता है, और इसके अंदर एक सिस्टर्न का टाइप का एक सैक अंदर प्रेजेंट होता है जिसके अंदर गोल्जी वेसिकल्स होते हैं, मतलब काफी सारे गड्ढे बने हुए होते हैं जिसके अंदर सारे के सारे जो प्रोटीन्स और लिपिड्स जो आते हैं वो उसके अंदर एंटर करते हैं, और फिर वहां से वो पैकेज्ड फॉर्म में बाहर निकलते हैं। तो गोल्जी अपरेटस का मेन काम होता है कि प्रोसेसिंग करना या पैकेजिंग करना, डिलीवर करना प्रोटीन्स और लिपिड्स को। मतलब प्रोटीन और लिपिड्स जो भी बनते हैं, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा जो प्रोटीन की सिंथेसिस हुई, वो प्रोटीन जो है वो एंटर करते हैं गोल्जी अपरेटस के अंदर। वहां पे इनकी प्रोसेसिंग होती है, और उसके बाद वो वहां से बाहर निकलते हैं, और फिर वो जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक, ठीक है। तो दीज आर द गोल्जी एपरेटस। नेक्स्ट आता है आपका लाइसोसोम। लाइसोसोम को हम लोग सुसाइडल बैग के नाम से जानते हैं। सुसाइडल बैग क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये अपने ही सेल को खा जाता है। कैसे खा जाता है कि लाइसोसोम्स जो होते हैं इसके अंदर काफी सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। डाइजेस्टिव एंजाइम का काम क्या होता है, जैसे ही लाइसोसोम्स स्टार्ट होता है, मतलब ब्रेक होना स्टार्ट होता है, तो जैसे लाइसोसोम ब्रेक होता है उसके अंदर से काफी सारे एंजाइम निकलते हैं जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। वो क्या करते हैं, जो भी बैक्टीरिया या
कुछ भी चीज सेल के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो उसको अपने अंदर ले लेते हैं, जिसकी वजह से पूरा का पूरा सेल जो होता है वो डैमेज हो जाता है। इसीलिए हम उसको बोलते हैं सुसाइडल बैग। मतलब हमारे अंदर कुछ ऐसी चीजें जो हम ही खा रही हैं, उसको बोला जाता है सुसाइडल बैग। तो ये अपने ही सेल को खा रहा है, इसलिए इसको बोला जाता है सुसाइडल बैग। ओके, नेक्स्ट आता है आपका सेंट्रोसोल एंड सेंट्रोसोल एंड सेंट्रियोल। यहाँ पे आप देखेंगे कि न्यूक्लियस के पास में कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स टाइप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जो कि जब सेल डिवीजन होता है तो उस टाइम पे स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं। तो स्पिंडल फाइबर्स को बनाने के लिए ये हेल्पफुल होता है। सेंट्रोसोम्स की वजह से ही माइक्रोट्यूब्यूल्स का डेवलपमेंट होता है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। प्लीज आप ना अपने गूगल क्लासरूम पे HAP जो आपका ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है, उसके अंदर सेल डिवीजन, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन की स्लाइड है, जिसमें माइटोसिस और मियोसिस है, वो आप देख लीजिएगा। उसमें वीडियोस भी हैं, उससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसमें किस तरीके से सेल डिवीजन होता है वो सारा आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आता है आपका राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स का मेन काम क्या होता है? प्रोटीन की सिंथेसिस करना। तो राइबोसोम्स जो होता है वो साइट होती है जहां पे कि प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। ये भी आपके ऑर्गेनल्स का पार्ट है, जो कि आपके प्लांट सेल के अंदर और एनिमल सेल के अंदर, दोनों के अंदर के प्रेजेंट होता है। और लास्ट आता है आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है बेसिकली स्पेरिकल या ओवल शेप का होता है, और न्यूक्लियस के अंदर हेरिडिटरी मटेरियल होता है जिसको हम बोलते हैं जीन्स, जिसको हम बेसिकली DNA के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसके अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, आपको दिख रहा हो तो दिस इज द न्यूक्लियस। इसके अंदर प्रेजेंट न्यूक्लियोलस, ये आपको जो दिख रहे हैं वो है क्रोमेटीन, और बाहर, इसके बाहर है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो इससे डायरेक्टली अटैच्ड होता है। ठीक है, और इसका एक वीडियो है, वो वीडियो मैं प्ले कर देती हूँ, ये रहा। एक सेकेंड, वीडियो में प्ले कर रही हूँ, इसमें आ नहीं रहा है, एक सेकेंड वेट करोगे? वॉइस आ रही है क्या मेरी? Yes, ma'am. हाँ, Uh, मैं वीडियो प्ले कर रही हूँ, आप एक बार देख लीजिएगा, उससे आपको पूरा प्लांट सेल अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, वॉइस आ रही है? yes, ma'am. Voice आपकी आ रही है? मेरी आ रही है, इसकी नहीं आ रही? A plant cell, नहीं. आई? similarly to an animal Yes, ma'am. cell, contains आई क्या आवाज? Yes, ma'am, आ रही है. ठीक है, आप सुन लो, आप एक बार, है ना? a plant अभी नहीं cell, आ रही है, ma'am. similarly अब आई? to आ an रही है. animal cell, contains a cell nucleus in which genetic material is stored in the form of DNA. Inside एक सेकेंड, the cell nucleus, there is the nucleolus. It is a granular body built of protein and ribonucleic acid, RNA, in which, inter alia, ribosomes are produced. Ribosomes are organelles involved in the synthesis of proteins. Some of them are attached to the endoplasmic reticulum. Others are freely suspended in the cytoplasm. The cytoplasm is a liquid suspension filling the cell, which contains various organelles. One of them is the endoplasmic reticulum. It has the shape of a labyrinth surrounding the nucleus. One part of the ER is called rough and the other smooth endoplasmic reticulum. The Golgi body is the cell repository. The substances produced in it are stored there and then transported to other parts of the cell. Among the more complex organelles are the mitochondria, in which cellular respiration takes place. Their number, size and shape vary depending on the cell type.
Each plant cell is surrounded by a cell membrane. It acts as a barrier separating the cell from the external environment. A plant cell also has a number of unique features. The cell wall, which is composed of multiple cellulose layers, is a characteristic feature of a plant cell. Its rigid structure serves as a frame that gives the cell a regular shape. The cell wall protects the cell against water loss, while allowing the flow of various substances from and into the cell. The plant cell can use solar energy as fuel for the production of the organic compounds it needs. This is possible through chloroplasts found in the cell, which are also known as green bodies. These organelles contain chlorophyll, the green pigment enabling the conversion of solar energy into the energy of chemical bonds. Large vacuoles, whose surface often occupies almost the entire cell, are another unique feature of plant cells. Vacuoles can be likened to huge tanks filled with cell sap, containing mainly water and spare substances. These elements of the plant cell closely cooperate together, ensuring the proper functioning of the cell. They are found in all plant cells, irrespective of the type of plant. क्लियर है? अमन राज क्लियर है? यस मैम, क्लियर। फिर अच्छा सुनो अब ना, एक सेकंड।